हर बढ़ते दिन के साथ नई रणनीतियों के साथ ये युद्ध हो रहा है, इंटेंसिटी जो है बढ़ती जा रही है और फिलहाल हम मौजूद है वॉर रूम में। अब वॉर रूम का सीधा मतलब होता है कि वो जगह जहां से युद्ध को लेकर रणनीतियां बनती हैं। तो इस वॉर रूम के जरिए हम समझेंगे युद्ध की तमाम रणनीतियों को। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो आपको समझाएंगे, बताएंगे किसके मायने क्या होते हैं। साथ ही हम आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए, मैप्स के जरिए बहुत सारी जानकारियां ऐसी होंगी जो हम आपसे साझा करेंगे। यहां यूक्रेन का आपको मैप नजर आ रहा है, इस मैप के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे कहां कहां रूसी फौज कितनी ज्यादा पहुंच रही है, वेस्टर्न कंट्रीज का रोल क्या है, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर इस वॉर रूम में आपके लिए हर वो जानकारी है जो युद्ध से जरिए आपको समझने और इस स्थिति को बेहतर समझाने के लिए आवश्यक हो जाती है। लेकिन बड़ी बात, बड़ी जानकारी देखिए सायरन बजने के साथ आती है, वो ये है कि युद्ध की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई है और आज जब 7वां दिन है तो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लोगों का गुस्सा भी जो है फूट रहा है। कुपियांस्क में यह बताया जा रहा, खबर आई है कि लोगों का गुस्सा फूटा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग वो हैं जिन्होंने रूसी जवानों को यहां पर घेर लिया है। तस्वीर देखिए, हाथों में झंडा है। यह बताया जा रहा है कि मेलिटोपोल की तरफ जा रहा था ये जवानों का काफिला जिस वक्त लोग सड़कों पर उतरे और यूक्रेन के कुपियांस्क में लोगों का गुस्सा जो है वो यहां पर फूटता हुआ नजर आया है। तो आज कई शहरों से तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां पर आवाम जो है वो सड़कों पर निकली है। हालांकि हमारे तमाम संवाददाता जो हैं वो भी लगातार इन बातों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन वापस आते हैं हम, 7वें दिन की अपडेट क्या है वो समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जी द्विवेदी सर हैं, आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। लेकिन ये मैप जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। इस मैप में देखिए 7वां दिन है और कहां कहां युद्ध हुआ। मैं चाहूंगा सिन्हा सर आप एक्सप्लेन करें फटाक से, जल्दी से। देखिए जो मेन है वो खार्किव के ऊपर में चल रहा है आज सबसे ज्यादा जंग। इसके ऊपर में रशिया, ये 40 किलोमीटर दूर है। इसका ये अंडर सीज नहीं है, इसके अंदर में उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स को किया है। वो सीटा पार है खार्किव का। उन्होंने एक टैग फैक्ट्री को टोटल तबाह कर दिया है। वो ये उसका स्थान होता था खार्किव, ये पुरानी राजधानी है, यूक्रेन की पुरानी राजधानी है और इसके अंदर में चर्चेस बहुत हैं और वो चर्चेस हैं जो रशिया के साथ में उनका लगाव है जी। तो खार्किव ऐसा है और मेरा भी अनुमान है कि खार्किव या तो आज या कल तक ये इनके पूरे कहना कि उसको कब्जा कर लिया गलत होगा, उनके कंट्रोल में। मैं आपके पास आऊंगा, जी देवी सर को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें यहां पर एक और अहम खबर आई है और वो खबर ये है कि कीव पर कब्जे को लेकर आर पार की जंग जो है वो देखने को मिल रही है। कीव में थोड़ी देर पहले 2 बड़े धमाके वहां सुनाई पड़े। हालांकि धमाके उस वक्त सुनाई पड़े जब हमारे संवाददाता हमें वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। राजेश के पास वापस चलते हैं। राजेश, अगर दर्शकों को अपडेट देना हो आज सुबह से कितने धमाके वहां पर हुए हैं, क्योंकि 2 धमाके, वो सायरन की आवाज तो हमने सुनी जब आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। देखिए सुबह जो 2 धमाके हुए थे जिसके मैं रिपोर्ट कर रहा था, उसके अलावा जब अभी आप बात कर रहे थे एक और धमाका भी हुआ है जस्ट 15 सेकंड पहले। लेकिन ये नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा बमबारी यहाँ भी नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल कीव के सेंटर में हूँ। अगर कीव शहर में कुछ धमाका होगा या कोई बमबारी या इसमें फायरिंग होगी तो मुझे या तो वो खुद सुनाई देगी और अगर कहीं आउटस्कर्ट्स में है तो मुझे कहीं ना कहीं से मैसेज आ जाएगा। तो कीव में इस वक्त कोई बमबारी नहीं हो रही है। 1-2 मिसाइल या 1-2 रॉकेट गिरना, उसको मैं बमबारी की श्रेणी में नहीं डालूंगा। ओवर टू यू। अगर 7वें दिन का एक ओवरऑल अपडेट आपको दर्शकों को देना हो युद्ध की स्थिति को लेकर तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए आज 7वें दिन जो है पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में इस वक्त घमासान जारी है, बहुत इंटेंस लड़ाई जारी है। वो शहर जो है आप उत्तर से शुरू कर लें तो आपका खार्किव ऑफ कोर्स सबसे बड़ा शहर है जहां चल रहा है ये। खार्किव के बाद लुगांस्क, दोनेत्स्क, मरियापोल, ओडेसा, खरसोन, हर जगह इस टाइम भीषण लड़ाई जारी है। और जो रशियन फौज है उन्होंने अपना पूरा कन्वेंशनल ऑपरेशन अपनी पूरी ताकत के साथ अभी लॉन्च कर दिया है। और मेरा ये मानना है कि लड़ाई निप्रो नदी जो बिल्कुल यूक्रेन के बीच में से बहती है उसके पूर्वी किनारे पे जाके रुकेगी। तब तक यूक्रेन की सेनाएं आगे बढ़ती रहेंगी। कल जो रिपोर्ट आई थी कि दोनेत्स्क से जो रूसी फौज है 34 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर चुकी है और लुगांस्क के 64 किलोमीटर तक अंदर कब्जा कर चुकी है। उसके आगे की खबर अभी रूसी मीडिया से नहीं आई है, पर मेरा मानना है कि उन्होंने उसमें और गेन्स किए होंगे। जहां तक पश्चिमी यूक्रेन का सवाल है,
पश्चिमी यूक्रेन में अभी कोई खास लड़ाई नहीं चल रही है। कीव शहर में रुक रुक के छोटी मोटी बमबारी जरूर हुई है, लेकिन यहाँ अभी फिलहाल सब शांत है और लड़ाई नहीं हो रही है। ओवर टू यू। खार्किव की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा हो जाती है राजेश, क्योंकि कहा जाता है कि पहले राजधानी हुआ करती थी, दूसरा सबसे बड़ा शहर है और 7 दिन बाद भी जब हाथ खाली हैं, ऐसे में खार्किव पर कब्जा कब तक हो सकता है, कितने बड़े अटैक्स हो रहे हैं, हम चाहेंगे इसको लेकर भी आप दर्शकों को समझाएं। देखिए, खार्किव का जो है वो महत्व कई तरह से है। फिजिकल महत्व है, इंडस्ट्रियल महत्व है, राजनीतिक महत्व है, हिस्टोरिकल महत्व है और साइकोलॉजिकल महत्व है। ये जो खार्किव शहर है, ये यूक्रेन की नेशनहुड, उनकी राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा हुआ है। ये जब यूक्रेन एक अलग यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना यूएसएसआर के टाइम में, ये उसकी पहली राजधानी राजेश, माफ कीजिए, आपको रोकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त और ये खबर अहम है। कीव के पास जुटी रूसी फौज पर बड़ा हमला हुआ है, तो एक और नई जानकारी सामने आई है। बूचा कस्बे में दर्जनों रूसी टैंक तबाह हो गए हैं, बड़ी तादाद में रूसी फौज की गाड़ियां जो है बर्बाद हो गई। हालांकि हम आपको बता दें, यूक्रेन के हवाले से ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं। कीव के पास, हालांकि ये तस्वीर जो है ये भी अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। जब तस्वीर हम दिखा रहे हैं राजेश, एक तस्वीर सामने आई है जहां पर जलते हुए टैंक नजर आ रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन के इस दौर में कीव के बाहर ये बड़ा रिटेलिएशन, जी उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन जीजी द्विवेदी सर भी हमारे साथ हैं। सर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ा रिटेलिएशन कहा जा रहा है। हालांकि बार बार हम कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन का दौर चल रहा है। इसका एनालिसिस आप कैसे करते हैं कीव को लेकर, जब अंदर भी लोग हथियार लेकर मौजूद हैं? देखो, मैं 2 बातें इससे पहले बताना चाहता हूं कि हमें देखना है कि रशिया का जो मेन ऑफेंसिव है वो किस तरफ से आया। वो ईस्ट से आया और कुछ हद तक साउथ से आया। तो उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा कि जितना भी यूक्रेन है नाइपर रिवर तक, उस पर अगर आप इस मैप पे समझा सके सर तो मैं। देखो, ये जो है उनका मेन ऑफेंसिव है, ये इस तरफ से आया जी। तो उनका पहला मुद्दा है कि ईस्ट यूक्रेन पर वो कब्जा करे और तकरीबन खार्किव का जो इलाका है उधर पहले कब्जा हो। हाँ, और जो एक की ऑब्जेक्टिव होते हैं, खार्किव जो है वो की ऑब्जेक्टिव है। जब ये गिरेगा तो एकदम पलड़ा बदलेगा, यानी कि ये रूस की जो जीत है उसका एक संकेत होगा। तो जब शहर गिरते हैं तो आपको पूरी ये एरिया का कोई महत्व नहीं है जी। जो की ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर की ऑब्जेक्टिव जो है खार्किव है। तो आपने जैसा मैं बताया, ये मैप भी हम देख रहे हैं, खार्किव और रूस के बॉर्डर मिलते हुए 40 किलोमीटर बॉर्डर से सेना अंदर आती है। बिल्कुल। 7वें दिन बाद खार्किव पर हमला होता है। इसका कितना बड़ा इंपैक्ट इस शहर पर होगा जो ये दिखा राजधानी है? देखो, इस पर इंपैक्ट ये होगा कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है। जब आप पहली डिफेंस लाइन तोड़ देते हैं तो आप दूसरी डिफेंस लाइन पर आ जाते हैं। तो पहले उन्होंने घेरा डाला है, घेरा डाल के आप एक चोक होल्ड बोलते हैं। चोक होल्ड मतलब आपने उस शहर को चोक कर दिया है जी। जब आप चोक कर देते हैं फिर आप वो स्टेज सेट हो जाती है, तो वो स्टेज से आप खार्किव पर हमला कब्जा कर लेंगे। तो ये की ऑब्जेक्टिव है। दूसरा भी कीव की बात हो रही थी। देखो, कीव जो है 840 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है और तकरीबन 30 लाख उसकी आबादी है। तो पूरा कीव पर कब्जा नहीं होगा, वहां भी की ऑब्जेक्टिव लेंगे। जैसे यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर था, उन्होंने टीवी टावर को लिया है, वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर अटैक होंगे, उनके हेडक्वार्टर पर अटैक होंगे। जब ये जो की ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर अटैक करके आप उसको एक क्या कहते हैं कि कमजोर कर देते हैं। कमांड कंट्रोल तोड़ेंगे, कम्युनिकेशन सेंटर तोड़ेंगे और फिर जो है युद्ध जो है वो स्ट्रीट पर आ जाता है। मैं बिल्कुल सर, लेकिन कहां एयर स्ट्राइक हुई है वो भी दिखा रहे हैं। सिन्हा सर, बेहतर होगा आप एक्सप्लेन करें कहां एयर स्ट्राइक हुई है और इस एयर स्ट्राइक का कितना नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ा। ये देखिए मैप हम दिखा रहे हैं। खार्किव तो आप दिखा ही रहे हैं जी, मैरियापोल दिखा रहे हैं। खरसान ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रीमिया का इलाका, क्रीमिया देख रहे हैं, और ये तकरीबन जहां उसने पहले कब्जा किया था वो तो उसके कब्जे में ही जी 2014 हाँ 2014 में मेन है। पर प्रॉब्लम इसको ये है कि ये ब्लैक सी है, पानी यहां से नहीं लिया जा, कहीं से भी नहीं ला सकते, एक ही पाइपलाइन है। तो उन्होंने डैम को उड़ाया था, उन्होंने कहा था, और यूक्रेनियन ने इसको पानी सप्लाई निशान बना सकते सर जी हाँ। देखिए, यहां से पानी, ऐसे पानी की लाइन जो आती है इसको इन्होंने चोक कर दिया था ये यूक्रेनियन ने। तो कोई पानी, इसको खोलने के लिए खरसान बहुत इंपॉर्टेंट है। खरसान से जो साउथ से हम आते हैं कीव की तरह में, तो इनका मेन मकसद था इधर आने का। जो मारियोपोल में है, मारियोपोल से वो चाहते हैं यहां पर आपका ये देखिए, ये जो इलाका है ये एलडीआर है और ये
DRP है, हाँ 200, तो इसको जोड़ना चाहते हैं। यहां पर वो तकरीबन अभी आपकी रिपोर्टिंग आई थी, ये 26 किलोमीटर का इलाका, 6 किलोमीटर कल लिया था, आज 26 आ गए। इसमें वो कह रहे हैं जो लुसांग है, लुसांग में वो तकरीबन इन्होंने जो अभी हमने नोट किया 64 किलोमीटर। इसके पहले लड़ाई शुरू हुई थी तो 30 किलोमीटर ही इनके पास में होता था, हमारे जो भी उनको रेबल कहिए या रशियन फोर्स, तो इतने अंदर चले गए। अभी भी कुछ कंट्रोल है। देखिए ये जो है यहां ट्रेंच वॉरफेयर चल रहा है जी, यहां मेन लड़ाई चल रही है। तो जैसे द्विवेदी साहब बता रहे थे कि ये मेन ऑफेंसिव जो हम कहते हैं इधर से निकला है। उन्होंने कहा है कि ये पीस कीपिंग फोर्स है। दूसरा जो एक छोटा सा मैं सर बता रहे थे कि जो यहां पर खार्किव की बैटल है, खार्किव में कोई घेरा नहीं डाला है। 80% जो यहां हैं वो रशियंस हैं, अभी भी है शुरू से जी, वो रशियंस हैं। ये इनको घेरा नहीं डाला, उनको चोक नहीं करना चाह रहे। नहीं, लेकिन पिछले कार्यक्रम में हमारे साथ एसवीपी सर थे, वो कह रहे थे कि देखिए इसी खार्किव में रशियन जो लोग हैं इन्होंने रशिया का साथ नहीं दिया था इससे पहले जब चीजें बिगड़ रही थी, तो हो सकता है कि उनसे बदला लेने उनका अपना सोच है। यहाँ पर माफ कीजिएगा सर, एक खबर आ गई है, खबर की तरफ रुख करता मैं, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। खबर यह है, इस वक्त दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी फौज की धमक जो है वो तेज हो गई है। कोनोटॉप शहर के चारों तरफ रूसी घेराबंदी जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी फौज की धमक जो है वो और ज्यादा तेज होती जा रही है कोनोटॉप शहर के चारों तरफ। और ये देखिए, एक तरफ ये धधकती हुई बिल्डिंगें भी देखते जाइए आप, क्योंकि जहां जहां रूसी फौज निकल रही है वहां वहां तबाही के निशान भी वो छोड़ते जा रही है। और रूसी फौज की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया है कि या तो अब आप सरेंडर कर दीजिए, और अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर बर्बादी के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि रूसी फौज ने शहर बर्बाद करने की धमकी जो है वो भी दे दी है। तो ये बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है, लगातार हम आपको दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी खबर है। तो हमारे साथ एक नया मैप भी इस वक्त हमारे पास है सर, इस मैप पर भी हम नजर डालते हैं। देखिए यहां पर ये मैप है, कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ कह सकते हैं, या कह रहे हैं कौन किस पर हमला कर सकता है। तो सर जरा इस मैप को भी अगर आप एक्सप्लेन करेंगे द्विवेदी सर। हाँ जी, ये हमें जेलेंस्की यहां पर नजर आ रहे हैं, हाँ। इनके साथ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन। बिल्कुल जी, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे जो देश हैं ये जेलेंस्की या यूक्रेन के साथ हैं जी। इस समय जो एक देश जो रशिया के साथ है वो बेलारूस है जी। तो इस तरफ जो है वो पूरी मतलब उनकी यूरोप की ताकत जो है इस समय, चाहे बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है, पर मॉरल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट, इंफॉर्मेशन सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सपोर्ट, वो पूरी यहां से मिल रही है जी। दूसरी बात, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, देखो खार्किव जो है एक हफ्ते तक उनका युद्ध चल रहा है, तो यानी कि ये जो रशियन पॉपुलेशन का एंगल दे रहे हैं, चाहे वो रशियन होंगे, पर अगर इस लड़ाई में वो अपने देश के साथ लड़ेंगे, क्योंकि अगर ये रशिया के साथ होते तो अंदर से ये अंदर से खोखला हो जाता है। ये बड़ी बात आपने कही, लेकिन सिन्हा सर एक सवाल और खड़ा होता है कि सोशल मीडिया पर आप साथ दे रहे हैं, आप उन पर सैंक्शंस लगा रहे हैं जिनका असर बाद में होगा, लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी में देखते हुए जेलेंस्की भी कह रहे हैं, देखिए जैसे यहां मैं अकेले तस्वीर में नजर आ रहा हूं, ऐसे ही मैं अकेले युद्ध में लड़ रहा हूं। हाँ, देखिए ये सारा मिस इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उसका है जी। और पावर प्ले हो रही है। पावर प्ले में जो यूक्रेन है उनके कंधे से फायर हो रहा है, लड़ रहा है बेसिकली रूस, और उसके साथ जो अमेरिका है और उनके एलाइज हैं वो मिलकर कर रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया बात कर रही है कि रूस का पूरा इकोनॉमी तबाह हो गया, ऐसा बोला जा रहा है जी कि हमने कर दिया, एक दिन किया, खत्म हो गए। $316 बिलियन जो उनका रिजर्व था वो भी खत्म हो गया, और उनके जो बोलते हैं जितने भी उनके अमीर लोग थे, 22 के नाम हैं जिसको ओलिगार्च कहते हैं, वो उनका भी पैसा डूब, ठीक है, वो बात छोड़ दी। बात ये है कि 9 जो मेजर आर्म मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके इन 7 दिनों के अंदर में 33 से 57% उनकी जो शेयर की वैल्यू बढ़ गई है। लड़ाइयां वहां हो रही हैं। वो देखिए जो उनके तेल जाते थे, तेल को रोकना था जर्मनी को, उन्होंने रोक दे, नॉर्मन 2 को उन्होंने कह दिया मैं दिवालिया हो गया, अब नहीं चलेगा वो जी, जो इंस्पेक्शन रोक दी। और जर्मनी ने पहली बार कहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अब मैं भी हथियार खरीदूंगा। इतना बड़ा आम मार्केट, उसके बाद आपको पता होना चाहिए जब
एक सबसे न्यूट्रल देश था यूरोप में, जिसके स्विट्जरलैंड, जहां सब कहते हैं कि पैसे उसने पक्ष ले लिया पहली बार। तो चीजें ये इसको कहते हैं जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, मतलब यहां पर जो ये हमें नजर आ रहे हैं जेलेंस्की, ये केवल एक बाना है जिनके मोहरा है। ये उसके फ्लैग बेरर हैं इस टाइम जी पूरे नेटो के, पूरे यूरोप के। इसमें एक और बात मैं आपसे ऐड करना चाहता हूं। देखिए, ये एक संतुलन होता है, जब संतुलन बिगड़ता है तो एक नया आकार बनता है। तो ये जो लड़ाई है, ये एक ट्रिगर पॉइंट है नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। जैसे बता रहे हैं सिन्हा साहब कि स्वीडन जैसे लोग भी हैं, वो भी अभी शामिल हो रहे हैं। तो यानी कि काफी संतुलन बदलेगा। नहीं तो फिर एक सवाल सर मन में आता है कि ये व्यक्ति जो यहां पर मौजूद है, जिसके जो वहां का राष्ट्रपति है, नेशनल हीरो बनकर आ रहा है, क्या ये इन देशों की चाल को, या खासतौर पर अमेरिका जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आवाम इनकी मारी जा रही है, नुकसान प्रॉपर्टीज इनका हो रहा है। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं। देखो, इसमें दो पहलू हैं जी। एक तो आप अपने देश के लिए लड़ रहे हैं जी, तो वो भी प्राथमिकता है यार, कि आप अगर आपका देश ही नहीं रहेगा तो बाकी क्या रहेगा। सवाल, ये लड़ाई शुरू क्यों हुई सर? आप जी जी मैं जो जोड़ दूं, प्लीज अपने रिपोर्टर का कम से कम बात मानिए जी। आपका रिपोर्टर ने क्या कहा? लड़ाई शुरू होने से पहले 90% लोग सेम इथनिक ग्रुप के हैं, हम नहीं लड़ेंगे, हम भाई भाई हैं जी। और बोलते 5-6 दिन में क्या हो गया, तो वो कहते हैं कि नहीं हम मरेंगे, बच्चे भी हमारे लड़ेंगे।